म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहता क्योंकि म्यूचुअल फंड में कहीं किसी नशेड़ी बंगेड़ी कोई बैठ गया, उसमें पैसा लगा दिया, मूड उड खराब करके कहीं पैसा किसी कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पैसा चला जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट अभी तो कभी दिमाग खराब हो सकता है। 20-20 साल 25-25 साल 30-30 साल तक पैसा दिए जा रहे हैं, LIC में दिए जा रहे हैं कि उस टॉप के 50 कंपनी में से कोई यस बैंक जैसा निकल गया, मेरा पैसा ना डूबे, मेरा पैसा सेफ रहे। तो इस सोल्यूशन के लिए मैंने अभी स्क्रीन शेयर आपके सामने किया है। तो फिर दुनिया भर के लोग बेवकूफ हैं क्या? FD RD करते रहते हैं, LIC में पैसे डालते। अगर 1 लाख रुपए पूरा यस बैंक में गया होता ना तो आपका 1 लाख रुपए आज के टाइम में 7,000 रुपए होता है। रिटर्न तो छोड़ो, कमाई तो छोड़ो, अपना प्रिंसिपल भी खत्म हो गया। आज के सेशन में हम म्यूचुअल फंड के पिताजी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो म्यूचुअल फंड का बाप है? पिछले सेशन में हमने म्यूचुअल फंड कवर किया था, कंपाउंडिंग कवर किया था और यह साबित किया था कि म्यूचुअल फंड से कैसे इंडेक्स फंड बेटर है। आज हम सीखेंगे कि इंडेक्स फंड से भी बेटर क्या चीज है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस सेशन के बाद वो वीडियो देख लेना। इसके ठीक बाद सागर सेना म्यूचुअल फंड सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा वो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। और आज हम म्यूचुअल फंड पर पूरा डिटेल भले ही ना जाएंगे, कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और म्यूचुअल फंड से बेटर इंडेक्स फंड और इंडेक्स फंड से बेटर कैसे, वो नई चीज जो आज हम बताने वाले हैं, कंप्लीट कंपैरिजन हम करेंगे। ताकि पैसे का मामला है भैया, पैसा लगा रहे हो तो ऐसी जगह लगे जो रिस्क फ्री हो या रिस्क ना के बराबर हो और कंपाउंडिंग जल्दी हो और रिटर्न ज़्यादा हो और इधर उधर के कमीशन में हमारा पैसा ना जाए। कमीशन में बड़ा पैसा जाता है, म्यूचुअल फंड में बड़े तरह के कमीशन होते हैं भैया, बड़े तरह के फाइन होते हैं। आज वो सब भी क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है? वो सारी चीज़ों से हम कैसे बचेंगे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो एक चीज़ समझो कि एक गरीब आदमी ना, एक मिडिल क्लास आदमी, एक नौकरी पेशे वाला आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, काम करता है, पैसा कमाता है। लेकिन एक अमीर आदमी, एक अमीर सोच वाला आदमी या बिजनेसमैन, वो जब काम करता है उसमें से कुछ पैसा निकाल करके एक ऐसी जगह डाल देता है, उसका पैसा भी काम पर लग जाता है। पैसा भी काम पर लग जाता है, यानी कि वो अकेला काम नहीं कर रहा, उसका पैसा भी पैरेलली कहीं ना कहीं काम कर रहा है। पैसा भी और पैसा बना रहा है, पैसा भी और पैसा बना रहा है। वो रोबोट मूवी देखी थी ना, रजनीकांत खुद रोबोट था लेकिन रोबोट भी दूसरा रोबोट बना पा रहा था, फिर वो दूसरा रोबोट भी रोबोट बना पा रहा था। तो कितनी जल्दी उसने मल्टीप्लाई कर लिया था रोबोट को। इसी तरीके से कंपाउंडिंग का खेल होता भैया। जिसने कंपाउंडिंग का खेल समझ लिया, जिसने SIP का सही खेल समझ लिया, और SIP सही जगह, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा, आज एक नई चीज भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिस पर बहुत कम बात करा गया है, लेकिन है ये सबसे तगड़ी चीज है सब कुछ। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। देखो डोमिनो इफेक्ट का एग्जांपल पहले आपको समझाता हूं, थोड़ा सा कंपाउंडिंग ब्रीफ कर देता हूं। देखो कुछ चीजें रिपीट हो सकती है पिछले सेशन से, मेरा फोकस ये है कि नए लोग जो हैं उनको पूरी तरीके से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल बच्चों की तरह। डोमिनो इफेक्ट समझाता हूं। डोमिनो क्या होता है, आप माचिस की डिब्बी की तरह समझ लो उसको। एक किताब है द वन थिंग, अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना, उसने मेरी बुद्धि खोल दी पढ़ने के बाद। वो कहता है कि आप एक डोमिनो को, एक 2 इंच का डोमिनो लो और उसको खड़ा करो। डोमिनो का मतलब माचिस के डिबिया जैसा समझ लो, स्क्वायर टाइप। 2 इंच का डोमिनो लो, उसको खड़ा करो और उसके ठीक बगल में अगला डोमिनो, उसका 50% बड़ा कर दो। मतलब 2 इंच का 50%, एक अगला डोमिनो 3 इंच का लो, अच्छा उसका 50% और बड़ा कर दो, यानी कि 3 का 50% 1.5, अब अगला डोमिनो होगा 4.5 इंच का। इस तरीके से वो समझाता है कि अगर 23वां डोमिनो इस तरीके से सीक्वेंस में खड़ा किया जाए तो 23वां डोमिनो सर कुतुब मीनार से भी कहीं ज्यादा ऊंचा होगा, और 57वां डोमिनो सर धरती से चांद तक की दूरी कवर कर ले, इतना लंबा इतना बड़ा डोमिनो होगा। ये इंपैक्ट है सर कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग में कहते हैं, देखो कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके करोड़पति बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर इसका खेल समझ गए सही तो। 15-15-15 का एक प्रिंसिपल चलता है। 15,000 रुपए हर महीने 15% के हिसाब से 15 साल के लिए अगर आप डाल रहे हो SIP में तो सर ये 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है, करके देख लेना, ठीक है? और अगर गलती से ये 15,000 रुपए 15 साल छोड़ो, आपने 30 साल के लिए छोड़ दिया, यानी कि डबल, तो 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बनता। आपने ड्यूरेशन डबल किया तो उसके हिसाब से 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बनेगा, 1 करोड़ 10 करोड़ बन जाता है, क्योंकि पैसा भी फर्दर पैसे कमाने में लग गया है, जैसे रोबोट वाला एग्जांपल दिया। और गलती से आपने इस 15,000 को 40 साल तक के लिए छोड़ दिया तो सर ये 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं बनेगा, ये 47 करोड़ 47 करोड़ बन जाता है। ये है कंपाउंडिंग का जादू, ठीक है? अब थोड़ा सा एक चीज ब्रीफ कर देता हूं कि आदमी जब नया नया इन्वेस्टिंग कर रहा होता है, देखो एक इन्वेस्टिंग
मिडिल क्लास हमेशा इस भ्रम में रहता है ना कि वो कहीं पैसा अगर डाल रहा है तो इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है सर, हर जगह पैसा डालना इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई जगह तो पैसा डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, और कई जगह आपका पैसा बढ़ता नहीं है। जैसे एफडी ले लो सर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एफडी एक सेविंग स्कीम होता है। कई सारे सेविंग स्कीम अलग से चलते हैं, जैसे एलआईसी, एचडीएफसी, बहुत सारे सेविंग स्कीम चलाती है इंश्योरेंस के साथ साथ। पीपीएफ हो गया, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट। हमें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। सर आज एक भ्रम तोड़ देता हूं, ये कतई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सेविंग स्कीम है। सेविंग स्कीम को एफडी में कैसे कह रहा हूं? एफडी का कितना एनुअल रिटर्न है? 7%। इन्फ्लेशन देखा है आपने? सर इन्फ्लेशन जरा गूगल पर सर्च करो, इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन 7% से ऊपर बढ़ चुका है। और अगर फ्यूल रेंज में जाओगे ना, पेट्रोल डीजल वगैरह में, सर 50% से ऊपर इन्फ्लेशन है। मेडिकल एक्सपेंसेस में अगर जाओगे ना सर, 14% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई। इसका मतलब आज जो दवाई में खर्चा अगर 1 लाख रुपए हो रहा है सर, अगले साल उतनी ही दवाई का खर्चा, उतने ही मेडिकल एक्सपेंसेस 1,14,000, 1,15,000 के हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन तो भैया 7% से कहीं ऊपर जा रहा है, और हमारे को रिटर्न अगर 7% मिल रहा है तो हमें देखने में लग रहा है कि सर पैसा बढ़ा, लेकिन पैसा बढ़ा नहीं, वो उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई। आप उतना ही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे कर रहे, तो आपका पैसा कुछ मिला नहीं ना आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एफडी, आरडी या सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ, ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सब सेविंग स्कीम है जो सिर्फ आपका पैसा बचाने के काम आती है। और मैं तो बचाना भी नहीं कहूंगा, कूड़ा करने के काम आती है, आपका पैसा बर्बाद करने के काम आती है ये। अच्छा, तो फिर दुनिया भर के लोग बेवकूफ हैं क्या? एफडी आरडी करते रहते हैं, एलआईसी में पैसे डालते हैं, एचडीएफसी के सेविंग स्कीम में डालते हैं। सर जानकारी की कमी है, मैं ये कहूंगा, सही जानकारी नहीं है। और जानकार, अच्छा मेरे जैसा आदमी भी एफडी करता है, लेकिन पर्पस अलग होता है। एफडी का पर्पस होता है कि मुझे 1 साल 2 साल बाद कुछ पैसे चाहिए, हाँ, तो मैं उसको सेविंग अकाउंट में रखने से अच्छा एफडी में डाल देता हूं, 2 साल बाद मुझे चाहिए। अब 2 साल बाद अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं एसआईपी में नहीं डालूंगा, कहीं उसमें नहीं जाऊंगा मैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड वगैरह में, क्योंकि लिक्विडिटी मतलब अप डाउन ज़्यादा है ना, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है ना। तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से लॉन्ग टर्म प्लान करूंगा उसमें मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे को बेनिफिट पक्का मिलना है और मोटा बेनिफिट मिलना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को पैसा चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, वहां मैं एफडी प्रेफर कर लूंगा, वहां मैं कोई सेविंग स्कीम प्रेफर कर लूंगा। लेकिन लोग बेवकूफ़ी ये करते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल, अरे लोग एलआईसी प्लान करते हैं। एलआईसी मतलब, फिर से बुरा मत मानना मेरे को, इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, इंश्योरेंस अलग चीज है, मैं एलआईसी के सेविंग स्कीम की बात कर रहा हूं। एलआईसी क्यों ले रहा हूं? गांव देहात में तो, छोटे शहरों में एलआईसी चलता है, बाकी दूसरा तो जानते भी नहीं है लोग। भैया 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल तक पैसा दिए जा रहे हैं एलआईसी में, दिए जा रहे हैं। इंश्योरेंस के लिए नहीं, मैं तो इंश्योरेंस के लिए कहूंगा टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस अच्छा क्या, सेविंग के लिए इतना मिलेगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा भैया। पैसा आपने कर दिया कबाड़ कर दिया, बर्बाद हो गया। ठीक है ना? अब समझते हैं कि एफडी, आरडी या ये सेविंग स्कीम्स में हमें अगर नहीं जाना तो हमें म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड से भी बेटर एक चीज़ है जो फिर से कहूंगा आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा आपको स्टॉक मार्केट समझना पड़ेगा, जो आज के ही सेशन में समझा दूंगा। कोई डीप जाने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट समझने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं कि आम आदमी कहता है भैया इससे दूरी रखो, ये नहीं समझने का, मेरे को रिटर्न कम चलेगा लेकिन स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आने का। और वैसे भी एक चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो जाते लोग। स्टॉक मार्केट में करोड़पति रोडपति बन जाता है। हाँ, बनते भी हैं, ये ट्रू भी है। किन केसेस में बनते हैं वो हम बाद में कभी बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के जरिए, स्टॉक मार्केट में बिना माहिर बने हमारे को गारंटीड रिटर्न चाहिए भैया। गारंटीड कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन गारंटीड के आसपास का रिटर्न चाहिए हमारे को। रिस्क फ्री भी कहना गलत हो जाएगा, लेकिन कम से कम रिस्क में हमारे को मोटा रिटर्न चाहिए। वो चीज कैसे होगी, तो आज हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है? स्टॉक मार्केट में ना 3 तरह की कंपनियां होती हैं। कोई भारी भरकम टर्मिनोलॉजी नहीं लूंगा, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब मारो गोली। हिंदी भाषा में बात करता हूं, बच्चों की तरह बात करता हूं। 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, बजाज, एलआईसी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। दूसरी एक मीडियम रेंज की कंपनियां होती हैं। तीसरी एक छोटी रेंज की कंपनियां होती हैं। आप बहुत बड़ी कंपनी को समझ लो कि भैया हमारे देश में मंत्री होते हैं ना, एकदम डायरेक्ट पीएम से एसोसिएटेड, पूरा देश जानता है उनको।
दूसरा छोटा होता है भैया, विधायक टैक्स समझ लो, उनको एक स्टेट, एक क्षेत्र जान रहा होता है। तीसरा कार्यकर्ता टाइप की कंपनियों को भरोसा नहीं कब निपट जाए। हाँ, हो सकता है कि वो टॉप पे चले जाएं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम ही होता है। तो कार्यकर्ता टाइप की कंपनी में आप पैसा लगाओगे तो बहुत कम पैसा लगाना, 4 रुपये 5 रुपये में शेयर मिल जाता है, लेकिन बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मीडियम रेंज में थोड़ा रिस्क कम है, ठीक ठाक है, लेकिन अपर रेंज में बड़ी कंपनी, टाटा रिलायंस जैसी कंपनियों में अगर आप जाते हो तो डूबने के चांसेस, ऐसी कंपनियां डूबती थोड़ी है, बंद थोड़ी होती है। हाँ, लॉस अप डाउन चलता रहता है, कभी लॉस हुआ कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, वो सब चलता रहता है, लेकिन लॉन्गर रन में आपको ये प्रॉफिट ही देंगी, ये ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। तो एक चीज तो समझ में आता है भैया, हमारे को बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज अ सेफ इन्वेस्टर। एज अ, मैं कहूं कि बहुत ज्यादा अगर नॉलेज नहीं है तो मुझे कहां जाना चाहिए? निश्चित बड़ी कंपनियों में जाना चाहिए, बहुत बड़ी वाली कंपनी में जाना चाहिए निश्चित। लेकिन अब सवाल उठता है कि भैया इतनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी हम जाएं? तो हमारे को उस माथापच्ची में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि मैं इसका देखूं डेटा, उसका फंडामेंटल देखूं, उस कंपनी का, वो सब लफड़ेबाजी में हमें नहीं पढ़ना। हमारे को एक सुविधा मिली है, वो कहते हैं स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं कि आपको इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना, ठीक है। हमने आपको एक ग्रुप बना के दे दिया है, उस ग्रुप में टॉप की 50 कंपनियां, भैया टॉप की 50 कंपनियां हैं, इस ग्रुप को बना करके हमने आपको दे दिया है। उस ग्रुप का नाम हमने रखा है इंडेक्स, और 2 इंडेक्स बना करके दे दिए आपको, एक निफ्टी 50 इंडेक्स बना के दे दिया, एक बीएसई इंडेक्स बना के दे दिया है। बीएसई की हम बात नहीं करते, आउटडेटेड हो चुका है हमारे बोले उसको, हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां हैं, तो टॉप 50 कंपनियों में हमारे को इन्वेस्ट करना है बिना कंपनी का नाम जाने, बिना कंपनी का सिलेक्शन किए। तो मैं प्रेफर करता हूं इंडेक्स फंड, जो हमने लास्ट सेशन में बात किया भी था। लेकिन इंडेक्स फंड में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ रिस्क हैं। इंडेक्स फंड हमने चूज तो कर लिया, लेकिन इंडेक्स फंड में क्या होता है भैया कि वहां मान लो आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो, तो 1 लाख रुपए आपका फंड, इंडेक्स फंड जो मैनेज कर रही कंपनी होती है, वो आपका 2% टाटा में डाल दिया, 3% बजाज में डाल दिया, 4% रिलायंस में डाल दिया, किसी में डाल दिया, किसी में डाल दिया। वो तो दिक्कत बेसिकली ये हो जाती है, आपने यस बैंक वाला सुना है? कभी कभी क्या होता है, यस बैंक जैसी कंपनियां बहुत सारी निकल जाती हैं, बहुत सारी तो नहीं निकलती, कम निकलती हैं, लेकिन नुकसान तो हो जाता ना हमारा। यस बैंक कभी 400 रुपए का प्राइस हुआ करता था, इंडेक्स में था, टॉप 50 कंपनी में आती थी, इंडेक्स फंड में आता था। अब आपने 1 लाख रुपए अगर दिए हैं, और 1 लाख रुपए में सर आपका मैक्सिमम फंड अगर यस बैंक जैसी कंपनी में लग गया है, जो कभी 400 रुपए हुआ करता था, आज के टाइम में 15 से 20 रुपए के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। 400 रुपए कभी हुआ करता था, आज के टाइम में 15 से 20 रुपए के पेंडुलम के बीच घूम रहा है, 20 से पार ही नहीं जा पाता। तो सर अगर 1 लाख रुपए पूरा यस बैंक में गया होता ना, तो आपका 1 लाख रुपए आज के टाइम में 7,000 रुपए होता। 1 लाख रुपए आज के टाइम में 7,000 रुपए बन चुका होता। भैया रिटर्न तो छोड़ो, कमाई तो छोड़ो, अपना प्रिंसिपल भी खेल खत्म हो गया। तो एक इंडेक्स फंड में ये भी रिस्क होता है। तो अब क्या करें भैया कि मेरे को कंपनी सिलेक्शन भी नहीं करना है, और जो लोग कंपनी सिलेक्शन कर रहे हैं, अब होता क्या है, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के पीछे लोग होते हैं जो कि असाइन करते हैं कि इसमें मेरे को 10% डालना है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट भी कभी तो कभी दिमाग खराब हो सकता है। एक्सपर्ट भी कभी ऐसा हो सकता है कि घर से भैया लड़ाई करके बीवी से निकला है, बीवी ने उसको गेट पर बेलन फेंक के मारा है, तो उसका मूड खराब है, और ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने भी 4 बात सुना दिया, अरे तूने कल वो कंपनी में डाल दिया, वो कंपनी बर्बाद हो, तो उसका मूड खराब है, और ऐसे में वो डिसीजन ले रहा है उस दिन, तो गड़बड़ डिसीजन भी तो ले सकता है, उसका कैलकुलेशन गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ए प्रेडिक्शन गेम। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है, पिछला देख करके, पिछला रिकॉर्ड देख करके हम अगला प्लान करते हैं। वो गलत भी तो हो सकता है, लेकिन अगर गलत हो गया तो अपना फिर कस्टमर का, यानी कि हम जैसे लोगों का बर्बादी हो जाएगा ना। तो करें क्या फिर? इसका भी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ये है कि हम जाएंगे भैया निफ्टी 20 में, ETF में। क्या होता है ये होता है सर, हम इस बार भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इंडेक्स फंड में नहीं करेंगे।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार भी इंडेक्स में करेंगे, यानी कि इस बार भी हम टॉप 50 कंपनियों के ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मेरा पैसा किसी भी पर्टिकुलर उस कंपनी में नहीं जाएगा, वो टॉप 50 कंपनी में नहीं जाएगा, ताकि यस बैंक जैसी कंपनी का के साथ जैसा कांड हुआ, वो कांड का भुगतान मेरे को ना करना पड़े। समझाता हूं, होता क्या है, ईटीएफ एक ऐसी चीज है ईटीएफ सभी एक्सचेंजेस का मिल जाता है, गोल्ड वोल्ड का भी मिल जाता है। हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। एक ईटीएफ है निपॉन निफ्टी 20। मैं अपना ये कहूं कि 50% कैपिटल मैंने निपॉन निफ्टी 20 में ही डाल रखा है, बट मैंने ऐसा कर रखा है, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करो, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मेरा काम एजुकेट करना है, बताना है, सिखाना है, तो मैं आपको सिखाता हूं। होता क्या है कि कल को उस इंडेक्स में से टॉप 50 कंपनियों में से कोई अगर यस बैंक जैसी कंपनी निकलती है ना, तो कंज्यूमर का लॉस नहीं होने वाला, अपना लॉस नहीं होने वाला। एक कंपनी अगर निकलती है तो कोई और कंपनी ऐड तो होगी इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी तो उसको रखनी है। एक कंपनी भैया लुटेरी निकल गई, एक कंपनी के साथ कुछ कांड हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, वो जो बाहर निकली पटाख से कोई दूसरी कंपनी उसमें ऐड हो जाएगी। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मतलब, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का मतलब, ये दोनों एक ही चीज है। निफ्टी 20 बोलूं या ईटीएफ बोलूं, एक ही चीज है। कभी निफ्टी 20 बोल दूंगा, कभी ईटीएफ बोल दूंगा, तो एक ही चीज है। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मतलब, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का मतलब, मेरा पैसा उस ग्रुप में लग रहा है, उस इंडेक्स में लग रहा है, किसी पर्टिकुलर कंपनी पर फिजिकली नहीं जा रहा। अंदर का खेल नहीं समझा रहा मैं आपको, मोटा मोटी समझा रहा हूं, तो मोटा मोटी ऊपर का खेल समझो, आसान भाषा में जो आप समझ पाओ वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल को कोई यस बैंक जैसी कंपनी निकलती है तो अपना लॉस नहीं होने वाला। देखो एक चीज समझो, एक अंबानी, अडानी, टाटा जैसे बिजनेसमैन 100 कंपनियां चला लेते हैं, लेकिन एक नौकरी पेशे वाला आदमी वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है दूसरा काम करने का। तो आपको नहीं लगता कि बात समय की नहीं है, बात समझ की है? एक के पास समझ थी तो 100 कंपनियां, 500 कंपनियां चला ले रहा है, दूसरे के पास समझ नहीं है तो वो एक नौकरी भी नहीं चला पा रहा। तो समझ डेवलप करने के लिए मैं कहता हूं कहीं आपको ऐसी एसोसिएशन पकड़ना चाहिए या ऐसी किताबों के संगत में आपको आना चाहिए जो आपके समझ को डेवलप करे। समझ डेवलप करे तो आप भी एक साथ 5 काम कर सकते हैं, 10 काम कर सकते हैं। नहीं तो समझ डेवलप करने के लिए मैं आपको यह नहीं कहूंगा किताब पढ़ो, क्योंकि मैं जानता हूं आप किताब पढ़ोगे नहीं। तो एक शॉर्टकट बताता हूं जो आप किसी भी टाइम, रात को सोने के टाइम पे, ब्रश करते टाइम पे, गाड़ी ड्राइव करते के टाइम पे सुन सको, पूरा का पूरा कंटेंट, पूरी की पूरी नॉलेज आपके दिमाग में आ जाए ऑडियो बुक के जरिए। ऑडियो बुक एक ऑडियो बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। उस ऑडियो बुक का नाम है मनी इज इन योर माइंड। मनी इज इन योर माइंड। इस किताब में बेसिकली आपको वेल्थ का मैनेजमेंट पूरा सिखाया गया है। आप एक काम करते करते मल्टीपल काम कैसे कर पाओ, अपने दिमाग को डाइवर्सिफाई कैसे कर पाओ, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को और बड़ा कैसे कर पाओ, इस किताब में सिखाया गया है। यह बुक वैसे कुकू एफएम पर है, और कुकू एफएम पर मैं देख रहा था 3 लाख से ज्यादा बार इसको सुना गया है। कुकू एफएम क्या है बता देता हूं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड लिसनर हैं यहां पर, और इस ऐप की रेटिंग भी 4.5 प्लस है। यहां ऑडियो बुक सिर्फ हिंदी में नहीं है, आपके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और पहली बार कुकू एफएम 50% डिस्काउंट दे रहा है फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर। यूं तो ये 99 रुपीज का पड़ता है, बट आपको SRS50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह सिर्फ 49 में ही मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हाँ, कुकू एफएम पर आपको ऑडियो बुक सुनना ही है तो 2 मेरी पसंदीदा ऑडियो बुक और आपको रिकमेंड कर देता हूं, ये भी सुन लेना। और मैं तो कहूंगा आज रात को सोने से पहले ही ये 2 ऑडियो बुक जरूर सुन लेना भैया, आपके सोच में ड्रास्टिक चेंज आएगा। पैसे कमाने के लिए 2 ऑडियो बुक आपको सजेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं। पहली ऑडियो बुक है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरी ऑडियो बुक है अपने पैसों को काम पर कैसे लगाएं। ये 2 ऑडियो बुक मैं रिकमेंड करता हूं। पिछले 1 साल से लगभग मैं कुकू एफएम यूज कर रहा हूं, और 1 साल में मैं लगभग हर रोज सोने से पहले एक ऑडियो बुक सुन लेता हूं, जिसकी वजह से मेरी नॉलेज बहुत कंपाउंडिंग हो गई है। तो नॉलेज का सोर्स देखो कुछ भी रखो, लेकिन नॉलेज का सोर्स आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर आप भी वही कहोगे, अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, और 10,000 रुपये महीना कमा रहे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो आदमी हजारों करोड़ में खेल रहा है, फिर भी और बढ़ाई जा रहा है बिजनेस को। मैं आपको इस स्क्रीन शेयर करके समझाना ये चाह रहा हूं कि देखो, हमारे को
इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मेरी प्रायोरिटी है, मेरी प्रेफरेंस है। मैं उन 50 कंपनियों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कहीं किसी नशेड़ी बंगेड़ी कोई बैठ गया, उसमें पैसा वैसा लगा दिया, मूड उड खराब करके कहीं पैसा किसी कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पैसा चला जाएगा। हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन होते तो हैं ही ऐसा। तो मैं उस लफड़े में नहीं पड़ना चाह रहा। मैं इंडेक्स की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को इस हेडेक से भी बचना है कि उस टॉप के 50 कंपनी में से कोई यस बैंक जैसा निकल गया तो मेरा पैसा ना डूबे, मेरा पैसा सेफ रहे। तो इस सॉल्यूशन के लिए मैंने अभी स्क्रीन शेयर आपके सामने किया है। तो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। निफ्टी 50 पहले आपको दिखाता हूं। देखो जी, निफ्टी 50, ये इस पॉइंट पर देखना, 2003 में निफ्टी 50 इंडेक्स की कीमत 956 रुपए थी। आज के टाइम में इसको बढ़ा करके आज के टाइम में ये 17,000 क्रॉस कर चुका है भैया। यानी कि किसी ने अगर 2003 में इस पॉइंट पर अगर 1 लाख रुपए डाला होता तो आज के टाइम में उसका 1 लाख रुपए 17 लाख रुपए बन चुका होता। कितने साल में? 20 साल में। यानी कि पर एनम, एनुअली अगर देखा जाए तो 15% से ज्यादा का रिटर्न है कंपाउंडिंग वे में। मैं कह रहा हूं 2003 में सिर्फ 1 लाख डाला होता, दोबारा नहीं, सिर्फ डाल के छोड़ दिया होता, तो आज उसका 17 लाख बन चुका होता। अब निफ्टी 20 क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है? निफ्टी का ही रेप्लिका है, प्रतिबिंब है, परछाई है। लगभग उसका भी ग्राफ आपको इसी तरीके का मिलेगा। दूसरा टैब में खोल लेता हूं। ये देखो निफ्टी 20, ये 2005 के आसपास दिखा रहा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि लगभग 100 गुना प्राइस कम होता है ईटीएफ का, निफ्टी 20 का, और इंडेक्स का 100 गुना प्राइस ज्यादा होता है। अब इंडेक्स में हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर नहीं सकते, हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होता है। तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे को निफ्टी 20 मिला है, ईटीएफ मिला है। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, इस पॉइंट पे जरा प्राइस आप देखो, 2003 के आसपास ये होगा, 2003। यहां भी देखो 10 रुपए के आसपास, वहां 1000 था, यहां 10 रुपए के आसपास देख रहे हो, ऊपर प्राइस दिखा रहा है। अरे इधर ऊपर देखो, इस पॉइंट को ये पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ऊपर देखो 10 रुपए दिख रहा है ना, ये 2003 के आसपास डाटा दिखा रहा है। उधर 1000 था, यहां 10 है। अच्छा, आज के टाइम पे बढ़ाते बढ़ाते ऊपर देखो कितना, 187, यानी कि लगभग उधर 17,000, इधर 18,000 के आसपास लगभग है ना, लगभग उसी आसपास चलता है। देखो यहां पर आप इसका प्राइस देख रहे हो 192 रुपए, है ना, और उधर हमने 17,000 18,000 के आसपास देखा। तो लगभग 100 गुना ज्यादा इंडेक्स की कीमत है और लगभग 100 गुना कम इंडेक्स से इस निफ्टी 20 की कीमत है, यानी कि ईटीएफ की कीमत है। क्लियर? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमारे को पैसा लगाना है। एक चीज क्लियर है, निफ्टी 20 में पैसा लगाना है हमारे को, ईटीएफ में पैसा लगाना है। क्या फायदे हैं जरा ये भी समझेंगे। और ऐसा क्या भैया तोप इसमें मिल जाएगा हमारे को, जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा, जो इंडेक्स फंड में नहीं मिलेगा और इसी में मिलेगा। अब जरा ये समझाऊं, बताओ ये समझाऊं। ठीक है, स्क्रीन शेयर रहने देता हूं, मैं जरा सा गैलरी में से एक चीज निकाल लेता हूं। आपके लिए मैंने बना रखा है, बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाई है मैंने, पूरा कंपैरिजन मैंने कर रखा है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 में। सबसे पहला देखो एक्सपेंस रेशियो बता रखा है मैंने कि साल में एक बार आपको लगेगा। एनुअल कमीशन मान लो इसको, फंड मैनेज करने वाली कंपनी लेती है, अपना खर्चा पानी तो निकालेगी, एम्प्लॉय खर्चा तो देगी, इतना दिमाग लगा रही है उसका तो निकलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड में अगर आप करते हो भैया तो 0.5% से 2.5% के आसपास सालाना आपका जो टोटल फंड होगा उस पर लगता है, टोटल फंड पर लगता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि कभी आपका जब 1 करोड़ रुपए बनेगा तो 1 करोड़ का 2.5% मतलब 2.5 लाख तो ये लेकर के जाएंगे। 2 करोड़ बनेगा तो 2 करोड़ का 5 लाख तो ये लेकर के जाएंगे। और एनुअल, उससे पहले 80 लाख बना होगा तो 80 लाख पे 2.5%, उससे पहले 70 लाख होगा तो 70 पे एनुअल भी लगेगा ना भैया। 0.5 से लेकर के 2.5% डिपेंड अपॉन अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, अब आप कहोगे अलग अलग म्यूचुअल फंड कौन से में कितना लगेगा, उस नफड़े से मैं निकाल ही दूंगा आपको, टेंशन नहीं, रुको पूरा समझाने दो मुझे, उस लफड़े से मैं निकाल दूंगा, आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इंडेक्स फंड में कितना लगता है? 0.2 या फिर उससे कम, उससे भी कम, 0.2 के आसपास इंडेक्स फंड में हमारे को एक्सपेंस रेशियो लगता है। निफ्टी 20 में एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है भैया? 0.05%, 0.05%, ऑलमोस्ट ना के बराबर,
ना तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत ही कम। अच्छा, एग्जिट लोड एक चीज होता है। एग्जिट लोड क्या होता है? जब आप विड्रॉ कर रहे हो अपना पैसा एसआईपी से, उस म्यूचुअल फंड से या उस इंडेक्स फंड से, तो आपको एक एग्जिट लोड के नाम पे कुछ चार्ज लगते हैं। ये एग्जिट लोड के नाम पे चार्ज आपका लगता है 1% लगेगा भैया। ये भी टोटल फंड के आसपास, ये टोटल फंड पे ही होता है। 1% के आसपास म्यूचुअल फंड अगर विड्रॉ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो अपना एसआईपी, तो आपको यहां देना पड़ेगा। इंडेक्स फंड में ये बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं लगने वाला। यानी कि 1 करोड़ रुपए आपका बना है, तो 1 करोड़ का 1 लाख रुपए के आसपास ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी ले लेगी। इंडेक्स फंड में अगर आपका बना है तो इंडेक्स फंड वाला कुछ नहीं लेगा, और निफ्टी 20 में भी कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है। टैक्स की बात करें, टैक्स तो भैया गवर्नमेंट का है। टैक्स का देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, 15% आपको टैक्स लगता है गवर्नमेंट का। अच्छा, प्रॉफिट पे, टोटल फंड पे नहीं, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट मतलब 1000 रुपए आपने डाला है, 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 100 रुपए का 15% आपको लगेगा अगर 1 साल के अंदर विड्रॉ कर रहे हो, 1 साल के अंदर अपना एसआईपी बंद कर रहे हो आप तो। अच्छा, 10% लगेगा अगर 1 साल के बाद आप कर रहे हो तो। ठीक है, ये तीनों में से है, सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ है ना, तो गवर्नमेंट का लॉ है तो तीनों में सेम है। ब्रोकरेज की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो भैया ब्रोकरेज लगेगा आपको। ब्रोकरेज क्या होता है? जो ब्रोकर होता है वो लेगा। जैसे ब्रोकर कौन होता है? एप्स। जैसे हम एंजल वन की बात कर रहे हैं तो एंजल वन एक ब्रोकर है। कई सारे ऐप्स हैं, हर ऐप ब्रोकर है। आप स्टॉक मार्केट में देखो डायरेक्ट नहीं घुस सकते, सब्जी भाजी की दुकान नहीं है, गए और 1 किलो भैया बैंगन दे दो, 2 किलो आलू दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको किसी ना किसी ब्रोकर के जरिए ही जाना पड़ता है। तो ये जितने ऐप आप यूज करते हो, ये सब ऐप ब्रोकर है और अपना कमीशन लेते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है। इंडेक्स फंड में करोगे तो भी लेंगे ये, ईटीएफ में करोगे तो नहीं लेंगे ये। मालूम क्यों? क्योंकि ईटीएफ एक तरह का शेयर, इक्विटी यूज नहीं करूंगा, आपको इक्विटी क्या, चलो वो भी नहीं बात करेंगे। एक तरह का शेयर होता है, एक तरह का स्टॉक की तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने में ब्रोकरेज नहीं लगता है। ज्यादातर ब्रोकर ऐसे ही करते हैं। कुछ ब्रोकर लेते होंगे तो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन ज्यादातर ब्रोकर नहीं लेते हैं। ठीक है। जैसे हम एंजल की बात कर रहे हैं तो एंजल में नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज समझो और, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल लूज। आपका पैसा खत्म होने का चांस है क्या? जैसे यस बैंक था, यस बैंक में तो पैसा खत्म ही नहीं हो गया ना। 1 लाख डाला होगा तो आज के टाइम पे 7,000 रुपये होता, तो पैसा तो खत्म ही हो गया। म्यूचुअल फंड में प्रोबेबिलिटी है पैसा खत्म करने की, हाँ भैया पैसा खत्म हो सकता है आपका, क्योंकि जिस कंपनी में लगा है उस कंपनी का उस टाइम तो बोलबाला था, लेकिन बाद के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान किसका? उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का तो कुछ जाएगा नहीं, आपका हमारा जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी है क्या पैसा खत्म होने का? हालांकि ये बहुत कम होता है, 1000 में कोई एक या फिर 10,000 में कोई एक ऐसा केस आए पैसा खत्म होने का, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है। और वो 1% क्या, हम ही और आप निकल गए तो हमारी जिंदगी तो एक ही है भैया, हमारा तो पैसा एक ही है, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इसीलिए कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी है क्या? हाँ, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है क्या? हाँ है। इंडेक्स फंड में भी है क्या? हाँ, इंडेक्स फंड में भी है। यस बैंक तो इंडेक्स में ही था, टॉप 50 में ही था। अच्छा, निफ्टी 20 में है क्या? नहीं, निफ्टी 20 में नहीं है, निफ्टी 20 में नहीं है, क्योंकि निफ्टी 20 में जैसा मैंने आपको समझाया कि टॉप की 50 कंपनियों का ग्रुप है। आपका पैसा उस ग्रुप में लग रहा है, किसी पर्टिकुलर कंपनी पर नहीं। एक कंपनी अगर निकल भी जाती है तो दूसरी कंपनी उसमें इन हो जाएगी, उसमें आपका नुकसान नहीं है। ठीक। अच्छा, बहुत मोटा मोटा कह रहा हूं, कोई अंदर घुस के मैं समझाऊंगा तो इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणित अलग है। मैं अंदर घुसना नहीं चाह रहा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोटा मोटा समझो, कंपनी डीलिस्ट या फिर बैंकरप्सी का खतरा होता है क्या? कई बार क्या होता है, स्टॉक मार्केट से कंपनी आज तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कल परफॉर्म नहीं कर रही, तो स्टॉक कुछ गड़बड़ कर दिया तो स्टॉक मार्केट से ही उसको निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। कई सारी कंपनियां होती हैं। तो मान लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उस म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका अच्छा खासा फंड उस कंपनी में लगा हुआ था और वो कंपनी ही भैया खराब परफॉर्म करके निकल गई, पैसा किसका गया? आपका और हमारा ना। यह इंडेक्स फंड में भी हो सकता है। फिर से यस बैंक का एग्जांपल ले लो। तो कंपनी डीलिस्ट यानी कि कंपनी बाहर स्टॉक मार्केट से, बैंकरप्सी बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी बर्बाद हो जाए। आज तो भैया 4 चांद कंपनी के हैं, लेकिन कब बर्बाद हो जाए तो नुकसान किसका? आपका और मेरा। क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या इंडेक्स फंड में ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या निफ्टी 20 में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पैसा अगेन ग्रुप में जा रहा है, ग्रुप की किसी कंपनी में नहीं जा रहा। सर ये ऊपर ऊपर बात कर रहा हूं, अगर आप जानकार हो तो ये मत कहना ये क्या बता रहे हो सर, अंदर लगता है, ये लगता है, ऐसा होता है, उसकी गणित ये, अरे वो गणित अलग है, उतना मैं समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। मेरा पर्पस लोगों का पैसा बचाना है, लोगों का पैसा सही जगह डलवाना है, और डलवा करके मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। सही पैसा आपका जाए, आप एजुकेट हो, आप
मानसिक तनाव से मुक्ति पाओ भैया। पैसा अगर अच्छा जेब में है तो आदमी की मानसिक तनाव नहीं रखता। लोग कहते हैं पैसा देखो हाथ का मैल है, अरे पैसा हाथ का मैल नहीं है, चेहरे की चमक है, मन की खुशी है पैसा। तो मेरा इंटेंशन ये है कि पैसा आपका सही जगह जाए। मैं कंपेयर कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 में। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये कि म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है सही होगा, लेकिन मेरे पास दूसरा भी तो बेटर ऑप्शन है। मैं म्यूचुअल फंड चुनने से अच्छा इंडेक्स फंड चुन लूंगा, अच्छा इंडेक्स फंड चुनने से अच्छा मैं निफ्टी 20 चुन लूंगा। हाँ, आपके पास ज्यादा पैसा है, तीनों चुनो, जैसे मैंने भी कर रखा है। मेरे भी कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में है, कुछ पैसे इंडेक्स फंड में है, कुछ पैसे निफ्टी 20 में है, सब में है। लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, ज्यादा बनाना चाहते हो, तो अलग अलग जगह डाल के रखो। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे एक ही चीज बताओ जो परफेक्ट हो, जिसमें मेरा पैसा एकदम रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर हो और पैसा बढ़ता रहे, ज्यादा रिटर्न मिले। तो मैं तीनों में कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं भैया, म्यूचुअल फंड में ये, इंडेक्स फंड में ये और निफ्टी 20 में ये। ठीक है, एक ही जगह पैसा लगाना है तो निफ्टी 20 में लगा लो। ठीक है, कंपनी डीलिस्ट होने का खतरा निफ्टी 20 में नहीं है। डीलिस्ट होगी तो आपका नहीं जाएगा कुछ। एनएवी डे एंड पे काउंट होता है म्यूचुअल फंड में। एनएवी क्या होता है भैया? एनएवी देखो कुछ ऐसा समझो, फिर टर्मिनोलॉजी के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मोटा मोटी समझाता हूं आपको। मान लो एक म्यूचुअल फंड पे आप देख रहे हो प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है, आपने उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया और वो दिन के 12 बजे है, दिन के 12 बजे 100 रुपये चल रहा था, आपने उसी टाइम पैसा डाल दिया उसमें। लेकिन क्या आपका पैसा डल गया? म्यूचुअल फंड उस टाइम से शुरू हो गया? नहीं, दिन के एंड से होगा। दिन के एंड होता है 3 बजे। तो अब उस टाइम तक मान लो 100 का हो गया 110 रुपये, तो अब तो आपने खरीदा 110 रुपये पर ना, तो 10 रुपये बढ़ करके आपको मिला। बढ़ करके मतलब आपका नहीं, आपका 10 रुपये समझ लो नुकसान हो गया। 100 पे खरीदना था आपको, लेकिन खरीद पाया 110 पे। ठीक है, तो डे एंड पे वो कैलकुलेट होता है म्यूचुअल फंड। सेम इंडेक्स फंड पे भी है भैया, डे एंड, दिन खत्म होगा तभी आपकी खरीदारी कैलकुलेट करी जाएगी। जो प्राइस खत्म, दिन में बाजार बंद होने पे जो प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मिलेगा। 10 बजे का प्राइस, 11 बजे का प्राइस, 2 बजे का प्राइस आपको नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा शाम वाला प्राइस, जब मार्केट बंद हो रहा है उस टाइम वाला प्राइस। उस टाइम पे घट गया तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया, उस टाइम बढ़ गया तो नुकसान हो गया। कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मार्केट है कौन जाने। इसी तरीके से निफ्टी 20 में भैया इंस्टेंट होता है, तुरंत 10:45 पे आपने देखा 100 रुपये है, उसी टाइम आपने खरीदा तो उसी टाइम आपका बुक। शाम में भले ही 150 हो जाए तो आपका वो 150 जो बढ़ा वो प्रॉफिट है, आपका बुक नहीं होगा 50 पर, उसी टाइम। ये फायदा है, ये फायदा है। 100 पे आपने देखा अभी 100 है, ले शाम तक 150 हो गया तो 50 रुपये प्रॉफिट एक ही दिन में हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या है, ये शाम तक 150 हो गया तो आपको मिला ही 150 पर है, आपने खरीदा ही 150 पर है, क्योंकि प्राइस शाम वाली डिसाइड हो रही है। ठीक है, कैन ट्रेड, म्यूचुअल फंड में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड का मतलब अभी डाला 2 घंटे बाद निकाल लिया, अभी डाला 2 दिन बाद निकाल लिया, अभी डाला 1 हफ्ते बाद निकाल लिया, उसमें फिर लॉस करके बैठोगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा है ना, हाँ ज्यादा तो इसमें भी होगा, लेकिन वहां पे एग्जिट लोड लगेगा आपका और भी जो फाइन मैन बताया मैंने वो सब लगने वाला है। तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड में आप। इंडेक्स फंड में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप यहां पे, और उसको ट्रेडिंग कहेंगे भी नहीं, उसको पैसा कहोगे। यहां पर आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। यहां पर इंट्राडे का भी ऑप्शन मिलता है आपको, डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है। दोनों का मतलब क्या होता है, ये समझ लो कि अगर आपने डिलीवरी ले लिया कोई शेयर का, ऑप्शन आता है खरीदने टाइम, अभी दिखाऊंगा आपको, ऐप में दिखाऊंगा। डिलीवरी ले लिया किसी शेयर का, तो वो आप डिलीवरी समझ लो आपने घर ले लिया अपने शेयर को, अपने घर पे लेके गए आप, वो लाइफ टाइम के लिए आप ही का है। इंट्राडे पे अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपको सिर्फ 1 दिन के लिए मिला है, तो आपने इंट्राडे पर सस्ता पड़ता है। इंट्राडे पर आपने ETF खरीदा, निफ्टी 20 खरीदा, शाम तक लेकिन बेचना पड़ेगा आपको। आज दोपहर में खरीदा, शाम तक बेच दो, तो वो ट्रेडिंग हो गई। ऐसा म्यूचुअल फंड और ऐसा इंडेक्स फंड में नहीं कर सकते आप, ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते ना, उसमें आपको मिलेगा ही शाम को। तो ट्रेडिंग कर सकते हो ETF में, हाँ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज अभी ऐप खोल के आपको दिखाऊंगा क्या होता है। लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते इसमें, इंडेक्स में भी नहीं कर सकते, निफ्टी 20 में कर सकते हैं। ये क्या होता है अभी ऐप खोल के आपको दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी चीज है लिमिट ये। अच्छा, इजी सिलेक्शन है क्या, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करें? बड़ा माथापच्ची है, इसने ये दिया, इसमें ये कंपनियां हैं, इसमें ये, हालांकि वो एक्सपर्ट है डिसाइड करने वाले, लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि तो लगाते ही हैं। तो सिलेक्शन करना इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सॉरी, कहाँ चला गया ये? तो सिलेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है भैया इसमें।
इंडेक्स फंड में सिलेक्शन करना म्यूचुअल फंड से इजी है, क्योंकि मैंने ही आपको लास्ट वीडियो में जैसे कहा था कि लॉन्ग रन में अगर आप 20-25 साल देख रहे हो तो लगभग सारे इंडेक्स फंड आपको आसपास ही देते हैं। हाँ, 3 साल 2 साल में अलग अलग होगा, कोई 40% दे, कोई 50% दे दे, कोई 15%, कोई 10%, ऐसा होगा 3 साल 4 साल में देखोगे तो। लेकिन लॉन्ग रन में लगभग 1 साल का ही होता है, सॉरी 1 साथ का ही होता है, एक जैसा ही होता है। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि तो हम लगाते ही हैं, कौन सा इंडेक्स फंड चुने, आपके 50 ऑप्शन है, यहां पर आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट निफ्टी 20 निपॉन वाले में चले जाओ। हालांकि निफ्टी 20 भी कई सारे हैं, लेकिन निपॉन सबसे बढ़िया है, तो हम डायरेक्ट निपॉन निफ्टी 20 में चले गए हम। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन। अब जरा मैं आपको ऐप में ये दिखा देता हूं, इसको हमने बंद कर दिया। ऐप में जरा मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये चीज़ करते कैसे हैं। ऐप में मैं आपको शॉर्ट में ये भी दिखा दूंगा इंडेक्स फंड में भी कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कैसे करते हैं, और हम ETF कैसे बाय करते हैं। ETF पे थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगा और म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में कम दूंगा। ये मैंने ऐप में खोल लिया है एंजल वन, जो मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है, इन दिनों में यही यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारे को म्यूचुअल फंड का, ये देख रहे हो म्यूचुअल फंड का, हम डायरेक्ट इसमें जाते हैं। तो हमने क्लिक कर दिया इस पर, म्यूचुअल फंड पर। यहाँ पर SIP विथ 500 हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया। तो यहाँ पर देखो एक लाइन से लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे तो हालांकि ज़्यादा भी है, 48% कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है, 47%, कोई 40%, मैं तो 15% की बात कर रहा था। ये 3 साल का रिटर्न है, ये देखो 3 साल का, तो फ्लक्चुएट भी होता है ना, लंबे समय में ये घटेगा, लंबे समय में वही 15-16% के आसपास आएगा। कई बार तो जैसा मैंने बताया कि रिस्क है भैया, कोई डीलिस्ट हो गया, कोई ख़राब परफॉर्मिंग कंपनी है, तो 15 से भी घट के कहीं 10 पे आ गया, कहीं 6 पे आ गया, तो वो रिस्क भी है। थोड़ा अंदर घुस के आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये वाला मैंने खोला, ये देखो 8,617 करोड़ इसके कंपनी में लगे हुए हैं लोगों के, इतना मैनेज कर रही है फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.59% इसमें लग रहा है, आपको ये भी बता रहा है। एग्जिट लोड का यहाँ मतलब इसने बता रखा है, लगभग 1% के आसपास जो लगता है। और देखो मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर विड्रॉ करोगे तो आपको एग्जिट तो लगेगा ही लगेगा, 7%, साथ में 15% आपका टैक्स भी लगने वाला है गेन पर, टोटल फंड पर नहीं, गेन पर। 1000 में से 100 रुपये आपने प्रॉफिट लिया तो 100 पर 15%। अच्छा, ये भी लिख रखा है कि अगर 1 साल के बाद निकालोगे तो 10% लगेगा। ठीक है, और ये भी बता रखा है मैंने आपको। देखो ऐप बड़ा शरीफ है, लिख भी रखा है हाई रिस्क, तो ढंग से चुनना। मैंने बताया ना क्या चुनना पड़ेगा, इजी सिलेक्शन है, इजी सिलेक्शन नहीं है अगर आप नए हो, माथापच्ची करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां दिखा रहा है इसमें। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्ट पे जाओ आप यहाँ पर 500 रुपये की SIP करना चाह रहे हो आप। अच्छा, यहाँ पे देखो डेट भी है, कौन सी डेट को आप चाहते हो कि आपका हर महीना पैसा कटे, 4 तारीख को हर महीने कटे, 5 तारीख को, आप यहाँ से डेट चूज कर सकते हो। ठीक है, और ये ऐसे करके कैलेंडर आ गया, आप बोलो 5 तारीख को कटेगा तो 5 तारीख को कटेगा आपका। ठीक है, हर महीने। इस तरीके से SIP यानी कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड दिखा देता हूं, यहां पर देखो इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन हमारे को डायरेक्ट मिल जाता है। मैं इंडेक्स फंड में जाता हूं, कोई भी इंडेक्स फंड में ले लेता हूं। मान लो UTI वाला, ये वाला मैंने ले लिया। देखो एक चीज देखो, ये 3 साल में 30% दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं ऑल कर दूं, ऑल मतलब 2014 से ये 2014 से लेके 2023 के आसपास दिखा रहा है, लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल में देख रहे हो 12% पर आ गया ये, कहाँ वो 30%, कहाँ 12%। तो लंबे समय में वही 15% 16% के आसपास मिलता है। इंडेक्स फंड इज बेटर देन म्यूचुअल फंड, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया। और नीचे आ जाओ, देखो इस इंडेक्स फंड में 9,000 करोड़ लोगों के लगे हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.2%, जैसा मैंने आपको दिखाया, कम है, बहुत कम है म्यूचुअल फंड से। एग्जिट लोड लगता ही नहीं है, नील है। ठीक है, ये सब कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, उसी तरीके से जैसे SIP में बताया, क्योंकि ये भी SIP है। आप ETF में भी SIP कर सकते हो, एक बार भी पैसे डाल सकते हो। ETF में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ट्रेड कर लो, आप एक बार डाल के छोड़ दो, आप SIP कर लो, उसमें सब कर सकते हो। अच्छा, अब हम देख लेते हैं निफ्टी 20 में हमारे को कैसे इन्वेस्ट करना है। तो निफ्टी 20 के लिए आप सबसे पहले होम पर आ जाओ। ठीक है, होम पर आए हुए हैं एंजल वन के, और यहां पर हम सर्च करेंगे निफ्टी 20। ठीक है,
निफ्टी 20 हमने लिया, सेलेक्ट कर लिया इसको। अब यहाँ पर देखो एकदम प्रॉपर शेयर की तरह आपको दिख रहा है। सेल नहीं करना, सेल करोगे तो दूसरी कहानी हो जाएगी, आप सेलर बन जाओगे, उसका खेल अलग है। तो गलती से भी आप सेल बटन पे क्लिक मत कर देना, हमारे को हमेशा बाय करना है, ठीक है। उसकी कहानी अलग है, कभी स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, स्टॉक मार्केट पे पूरा सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टॉक मार्केट पे डिटेल सेशन दो। बिगिनर्स को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट से कैसे कमाई होती है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, तो मैं आपको उसका भी सेशन दे सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, हमें बाय करना है। हम बाय बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मान लो देखो 192 रुपये का भी रेट चल रहा है, 192 रुपये का, ठीक है। हमने यहाँ पर क्वांटिटी डालना है, मान लो हमने 10 खरीदना है, तो 10 में हमारे को कितना चार्जेस लगने वाला है ये सब देख लो। यहाँ चार्जेस पर क्लिक करके 1900 के आसपास का लगभग हमारे को ये लगेगा, ब्रोकरेज ये लगेगा, एक्सटर्नल चार्जेस ये लगेगा, अच्छा ये लगेगा। अच्छा ये ब्रोकरेज अलग है, वो जो इक्विटी ब्रोकरेज मैंने बताया था शेयर बाय करने पे वो नहीं लग रहा है, ये ब्रोकरेज अलग है, ठीक है। तो ये अपना ऐप वैप जो बना रहे हैं इसका तो थोड़ा बहुत लेंगे ही, ठीक है। तो टोटल एक्स्ट्रा चार्जेस आपको 5 रुपये 81 पैसे के आसपास लग रहा है। और आप चाहो तो ये क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, आप बोलते हो नहीं भैया 10 से काम नहीं चलेगा, मुझे 100 करना है, तो चार्जेस आप देखो 100 के हिसाब से कितना लगेगा। 100 के हिसाब से आपको 19,000 लगना है, और ये बाकी छोटे मोटे चार्जेस आप लोग लगने हैं, 24 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितना मर्जी चाहो, आप अभी 100 क्वांटिटी खरीद लो, 2 घंटे बाद 200 खरीद लो, उसके अगले घंटे बाद बेच दो, उसके अगले घंटे बाद फिर खरीद लो, जब मर्जी जो मर्जी आपकी खरीदना है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। खरीदना बेचना दोनों दिन के ख़त्म होने के प्राइस पर डिपेंड करता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मिनट बाय मिनट खेल खरीद लो, मिनट बाय मिनट आप बेच लो, आपकी मर्जी, पूरी फ्रीडम। लिमिट क्या होता है आप क्या समझो, देखो यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन है और दूसरा मार्केट का भी ऑप्शन है। एक लिमिट का ऑप्शन है, एक मार्केट का ऑप्शन है। पहले मार्केट समझाता हूँ, मार्केट क्या होता है। अगर मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, अब देखो ये प्राइस डिसेबल हो गया, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। मार्केट कहने का मतलब अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है। 192 का चल रहा है तो 192 पर ही खरीदूंगा मैं। 193 का चल रहा है, 193 का मिलेगा। 200 का चल रहा है, 200 पर ही मिलेगा। लेकिन अगर मैंने लिमिट सेलेक्ट कर लिया, तो लिमिट सेलेक्ट करने का मतलब मैं इसको एडिट कर सकता हूं। मैं इसको कह सकता हूं कि भैया 150 पर जब आए और मैं यहां पर बाय बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऑर्डर लग गया। अब जब 150 पर आ जाएगा पूरे दिन में, एक ही दिन में, क्योंकि एक दिन बाद क्लोज, शाम को तो क्लोजिंग हो जाएगी, एक दिन में अगर ये प्राइस 150 पर आ गया, जिस भी मोमेंट, ये अपने आप मेरा खरीदा जाएगा। 150 पर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि 192 से 150 पर आ जाए, वो बहुत ज़्यादा ही कुछ मार्केट में उथल पुथल हुआ है। तो आप ये डाल सकते हो 192 पर हुआ है तो 190 पर आए तो मुझे मिल जाए, 179 पर, 186 87 पर आ जाए तो मुझे मिल जाए, ये डाल सकते हो, ठीक है। तो ये लिमिट का फायदा होता है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिमिट लगा सकते हो कि इतने पर जब गिरे ना शेयर, इतने पर जब इसका प्राइस घटे ना तो मुझे मिल जाए, इतने पर नहीं गिरे तो मुझे नहीं चाहिए फिर, ठीक है। ये होता है लिमिट का फायदा। कुछ और बचा क्या, कुछ और बचा क्या, कुछ और बचा क्या? मुझे लगता है अब कुछ नहीं बचा, तो मैं स्क्रीन को कर देता हूं ऑफ। सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने समझा दी है। इन कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं भैया, बोल देता हूं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कंफ्यूज ना होना। आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, 1 आध साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। एफडी ठीक है, आरडी में रिकरिंग आप करना चाहते हो तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम LIC HDFC किसी में जाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक है, लेकिन उसको आप इन्वेस्टमेंट मत मानना। आपको रिटर्न में बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला, सिर्फ सेविंग है, वो पैसा आपका बच रहा है। और लंबे समय के लिए आपने गलती से कर दिया तो आपका बचेगा भी नहीं, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वो खा जाएगा। तो लंबे समय के लिए चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी राय में, आपकी राय अलग हो सकती है, आपको सिखाने वाले अलग हो सकते हैं, तो वो अलग बात है। मेरी राय में लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा अपना कंपाउंड करना है, कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, तो उसके लिए SIP ही है। SIP कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? SIP हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, HIP हम इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, SIP हम ETF में कर सकते हैं। अच्छा, ETF में जैसे आप SIP वाला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया ना, वहां पर आप निफ्टी 20 में सर्च करोगे ना, निपॉन का आपको वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। आप SIP भी उसी तरीके से कर सकते हो, हर महीने कटता रहे। तो म्यूचुअल फंड से बेटर, जैसा मैंने बताया, इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड से बेटर निफ्टी 20 है। अच्छा, ये सब ना जो बेटर मैं कह रहा हूं, मैं
रिस्क कम है उसके बेस पे कह रहा हूं। इधर उधर के कमीशन, इधर उधर के फालतू लफड़े के फाइन ना के बराबर लगते हैं निफ्टी 20 में, उसके बेस पे कह रहा हूं। और आपके कंपनी डीलिस्ट होने के रिस्क और जो जो पैरामीटर मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया उन सब के बेसिस पे कह रहा हूं, मेरे हिसाब से इन सब चीजों में बेटर है। और ज्यादातर मैं देखता हूं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपना ज़्यादा पैसा बीज में ही रखते हैं, ईटीएफ में ही रखते हैं। कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड में भी रखते होंगे लेकिन कम रखते हैं, इंडेक्स फंड में कम रखते हैं, लेकिन इधर ज़्यादा रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है, एसआईपी इज मोस्ट पावरफुल टूल। एसआईपी अगर नहीं करा है तो ज़रूर करो, लंबे समय में आपको एसआईपी हमेशा फ़ायदा देती है। लेकिन हाँ, एसआईपी कहाँ करना है ये ज़रूर देख लेना। और वंस अगेन अपनी नॉलेज पे काम करो भैया, ये सब चीज़ें अगर नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी पैसे से रिलेटेड बहुत कुछ है, अपनी समझ को बड़ा करो, अपनी सूझबूझ को बड़ा करो। उसके लिए किताब अगर नहीं पढ़ सकते हो तो ऑडियो बुक कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेली बड़े आराम से इधर उधर घूमते हुए, सोते उठते हुए एक ऑडियो बुक खत्म कर दो, नॉलेज की नॉलेज, और उसके लिए आपको इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ा। तो ऑडियो बुक जरूर सुनिए, कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।